नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में यूसीसी नियमावली पर लगी मुहर। समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख का इंतजार। उत्तराखंड जल्द बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। सीएम धामी ने निकाय चुनाव के प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तरकाशी और श्रीनगर में रोड शो और जनसभा कर जनता से मांगा समर्थन। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी जारी किया वचन पत्र। समाधान और विकास का रोड मैप तैयार कर मतदाताओं को साधने की कोशिश। वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्ष ने चला दांव। और द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर देहरादून पहुंचे पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा। पैरा खिलाड़ियों को सम्मान और मंच प्रदान करने का उद्देश्य। नेशनल गेम्स की मेजबानी को बताया प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तारीख लगभग तय हो चुकी है। माना जा रहा है कि धामी सरकार इस बार गणतंत्र दिवस को और भी खास बनाने की तैयारी में है, क्योंकि 26 जनवरी वो तारीख हो सकती है जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यूसीसी की नियमावली को हरी झंडी दे दी गई है। देखिए रिपोर्ट। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। धामी कैबिनेट ने यूसीसी नियमावली पर लगाई मुहर। यूसीसी लागू करने की तारीख लगभग तय। उत्तराखंड के लोगों को यूसीसी का इंतजार है, क्योंकि इसके लागू होते ही सभी धर्म और जाति के लोगों के लिए एक जैसा ही कानून हो जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसी के साथ माना जा रहा है कि यूसीसी लागू करने की तारीख भी फाइनल कर ली गई है। सीएम धामी ने खुशी जताते हुए कहा कि अब जल्द ही वो दिन आने वाला है जब यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया। विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम उसका डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही धामी कैबिनेट में शामिल मंत्री भी समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर खुशी जाहिर करते नजर आए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड में किस दिन यूसीसी लागू होगा, इसके लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत कर दिया है। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला जो एक नज़ीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल ने भी इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। देश का पहला राज्य यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड बनने जा रहा है। ये अन्य प्रदेशों के लिए एक नजीर है, क्योंकि लोकसभा के अंदर अमित शाह जी ने भी इसका उल्लेख किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और इसके लिए उस कमेटी का भी जिसने यूसीसी का ड्राफ्ट किया, मैं आभार। बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार की जो कसरत थी वो पूरी हो गई है। सिर्फ शासनादेश समान नागरिक संहिता की नियमावली को लेकर जारी होना है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर इतिहास के पन्नों में यूसीसी लागू करने की वो कौन सी तारीख दर्ज की जाती है।
निकाय चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण में है। ऐसे में सीएम धामी लगातार अपने चुनावी दौरों पर हैं और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित रोड शो में शामिल हुए, जहां उन्होंने जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो सरकारी ऐसी स्थिति यहाँ नहीं आनी चाहिए। वैसे आप सब लोग समझदार हैं, यहाँ के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारा ये उत्तरकाशी क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र बने, उसके लिए आपका वोट भी चाहिए, आपका सपोर्ट भी चाहिए और आपका आशीर्वाद। नगर पालिका चुनाव उत्तरकाशी भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चारों धाम की मेन पड़ाव जो है गंगोत्री विधानसभा है। यमुनोत्री के बाद गंगोत्री और गंगोत्री से लौटकर जो आदमी केदारनाथ बद्रीनाथ जाता है, तो उत्तरकाशी को अच्छा बनाने के लिए जो उत्तरकाशी वासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि इस समय उत्तरकाशी वासियों को जो हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी हैं भाई किशोर भट्ट, कमल के सामने का बटन दबाकर उनको भारी बहुमतों से विजय बना। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर पहुंचकर बीजेपी की मेयर प्रत्याशी आशा उपाध्याय के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार जरूर बनेगी। सीएम ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से श्रीनगर में भी कमल खिलेगा। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतों के साथ बीजेपी श्रीनगर में जीत हासिल करेगी। श्रीनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आशा उपाध्याय जी भारी मतों से और एक मजबूत वोट बनेगा। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इसका विकास 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। जितना जबरदस्त जनसभा आज हुई है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार की जनसभा किसी नगर निकाय के चुनाव में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का स्वयं यह कहना था कि इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतना जोश आज तक उन्होंने नहीं देखा है। और जो माहौल और जो रोड शो था उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि आशा उपाध्याय जी श्रीनगर की प्रथम मेयर बनने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जहां संकल्प पत्र नाम दिया, तो वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है। दोनों ही सियासी दलों ने जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए, लेकिन सवाल है कि आखिर किसके घोषणा पत्र में कितना दम है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। बीजेपी का संकल्प पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र। किसके वादे कितने पक्के, किसके घोषणा पत्र में कितना दम। उत्तराखंड निकाय चुनाव में पहली बार सियासी दलों ने घोषणा पत्र का सहारा लिया है। इसकी शुरुआत जहां बीजेपी ने पहले की, तो वहीं बीजेपी की देखा देखी कांग्रेस ने भी इस दिशा में कदम उठाते हुए निकाय चुनाव में जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने वचन पत्र नाम दिया है। दोनों ही सियासी दलों ने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए जो सीधा जनता को साधने वाले हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र से आखिर कितना अलग है कांग्रेस का वचन पत्र, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले ये समझना बेहद जरूरी है कि ये घोषणा पत्र आखिर कैसे सियासी दलों को निकाय चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो वोटिंग से महज 2 दिन पहले घोषणा पत्र जारी कर पार्टी ने फिर एक बार ये साबित कर दिया है कि चुनावी रणनीति बनाने में कांग्रेस को फिलहाल अभी और वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि इतना तो साफ है कि निकाय चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने का कांग्रेस का पहले से कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने जब अपनी चाल चली और संकल्प पत्र जारी किया, फिर कांग्रेस को भी लगने लगा कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को और नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए। फिर क्या था, कांग्रेस भी लेकर आ गई अपना वचन पत्र। लेकिन कांग्रेस को ये समझना होगा कि किसी भी चुनाव को हल्के में लेना पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित होता है। कभी प्रत्याशियों की घोषणा में देरी, तो कभी घोषणा पत्र में देरी, और इस लेट लतीफी के कारण प्रत्याशी सही तरह से ना तो तैयारी कर पाते हैं और ना ही मुद्दों को जनता के बीच उठाने में सफल हो पाते हैं। अब वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस ने वचन पत्र तो जारी कर दिया, लेकिन 2 दिन के भीतर आखिर पार्टी प्रत्याशी कितना वचन पत्र को भुना पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, मुद्दों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दे जिसे घोषणा पत्र में शामिल किया गया वो कुछ अलग नहीं है।
बीजेपी ने जहां अलग अलग नगर निगमों के लिए संकल्प पत्र जारी किया था, तो वहीं कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में 26 वादे कर डाले हैं। इनमें ग्रीन दून, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, अतिक्रमण पर रोक, वार्ड स्तर पर आम लोगों के लिए पार्क की व्यवस्था, आधुनिक लाइब्रेरी, बढ़ते अपराध पर रोक, सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई कनेक्टिविटी समेत कई बड़े वादे किए गए हैं। एक अच्छा हमने पूरा प्रदेश के जो नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में जो समस्याएं थी और जो हमने फील्ड में जाकर अभी चुनाव के दौरान जो महसूस किया, उन सबको संगठित करके आज हमने संकल्प पत्र नहीं, वचन पत्र, वचन का मतलब है कि ये हमारी दृढ़ इच्छा है, केवल संकल्प नहीं ले रहे हम इसको करेंगे। जहां हमारी नगर पालिकाएं जीतेंगे, मेयर जीतेंगे, वहां हम इसको पूरा करेंगे। अब बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस के इस वचन पत्र से कुछ अलग नहीं है, मुद्दे मिलते जुलते ही हैं, लेकिन देखना होगा कि आम जनता को किसके घोषणा पत्र में कितना दम नजर आता है। इस निकाय चुनाव में क्या बीजेपी का संकल्प पत्र काम आता है या फिर कांग्रेस का वचन पत्र, ये तस्वीर 25 जनवरी को ही साफ हो पाएगी। वहीं हरबरपुर नगर पालिका में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की, जिसमें महेंद्र भट्ट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। वहीं महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि हरबरपुर नगर पालिका में बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतेगी। हरबरपुर नगर पालिका की दृष्टि से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई और मैं कह सकता हूँ जो यहाँ का पूरा फीडबैक मेरे सामने है। देहरादून जनपद के अंदर हरबरपुर सर्वाधिक मतों से जीतने वाली हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे। हमने योग्यतम प्रत्याशी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। देखिए, आज हरबरपुर नगर पालिका में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बैठक ली है और बैठक में उनके जो भी दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है कि पार्टी वैसे भी सीट को जीत रही थी, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आया है। और जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस जिले में जीतने वाली सीटों में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो जीतने का होगा हरबरपुर नगर पालिका का होगा। उधर अल्मोड़ा में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी भैरव गोस्वामी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है। इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी का पत्ता साफ होगा और कांग्रेस की जीत पक्की होगी। मैं देखता हूँ कि अल्मोड़ा सीट में हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत नौजवान है और सामाजिक रूप से उनकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। तो मैं लगता हूं कि इन 5-10 सालों में जो हमारे पुराने निवर्तमान चेयरमैन साहब रहे यहाँ पर प्रकाश जोशी, उनके द्वारा जो यहाँ पर एक अच्छे कार्यक्रम के उनको लाभ मिलेगा। शादी निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इस समय पूरे प्रदेश की जनता जो है वो बदलाव चाह रही है और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का इन चुनाव में समाया होने जा रहा है। ये सब जगह पिथौरागढ़ में साफ हो रहे हैं, हल्द्वानी में साफ, रेंताल में साफ, अल्मोड़े में एक तरफा पीछे जा रहे हैं, देहरादून में पीछे जा रहे हैं। मतलब कहीं पर उनका कुछ नहीं रह गया, उनका ग्राफ बहुत घट गया। उनके करनी कथनी और जो काम वो कर रहे हैं उससे उनका ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन घटता जा। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने लालकुआं नगर पंचायत से बीजेपी अध्यक्ष प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। साथ ही जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। मजहर नईम नवाब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम समाज को डराने का काम करती है, जबकि बीजेपी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। देखिए, यहाँ जो है इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार, लेकिन एक गरीबों की जो सरकार लालकुआं में नगर पंचायत में, वो कांग्रेस की परिवारवाद की सरकार थी। उस सरकार का खात्मा होने जा रहा है। चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व का और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो मेरे 20 साल का जो कार्य करने का अनुभव है
मैं उस अनुभव का जो है फायदा हमारे जो यहाँ के जो नगर पंचायत के जो जितने भी यहाँ के जो जनता है उनको उसका लाभ मिलेगा। वहीं गदरपुर के मुख्य बाजार में कांग्रेस की नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी चंद्रा सिंह ने रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने समर्थन में जनता से वोट की अपील की, साथ ही क्षेत्र में कई विकास कार्य करने की बात कही। स्कूल में बच्चों के लिए, कन्याओं के लिए क्लासें की व्यवस्था नहीं है, उनको कराने की कोशिश करूंगी अगर मैं चेयरमैन बन के आती हूँ। और ये हमारे जो जानवर घूमते हैं उनके लिए धर्मशाला, उनका एक गौशाला बनाने की कोशिश करूंगी कि गौशाला में रहकर जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं इनके द्वारा वो ना हो शहर में। और अपनी स्कूल की बच्चियों के लिए स्वास्थ्य के लिए विभाग से अनुरोध करूंगी। हल्द्वानी में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने बीजेपी प्रत्याशी गजराज बिष्ट पर आपराधिक गैंग को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। ललित जोशी ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैम्पलेट बांटने के लिए बीजेपी के एक अपराधी गैंग ने रोकने का काम किया, जो शहर की राजनीति के लिए घातक है। ललित जोशी ने कहा कि गैंग और गुंडों के बल पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। ये घटना परसों की है, वहाँ जो भी हुआ उन लोगों को जो है हमारे जो सपोर्टर्स थे उनको बांटने के लिए बिल्ले जो बांट रहे थे उनको रोका गया। उस इलाके में जो भी गैंग सक्रिय है आप सब जानते हैं। मेरा एक निवेदन है, मैं इस चुनाव को बहुत शालीनता से लड़ना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, मैं वहाँ सबको गलत नहीं मानता हूँ, सबको गलत नहीं मानता हूँ। वहाँ भी अच्छे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, आप करिए, लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि इस तरह की आप हरकतों को रोकिए। द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने के बाद पहली बार उत्तराखंड के पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान सम्मान मिलने पर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति का आभार जताया। सुभाष राणा ने कहा कि उनका उद्देश्य और प्राथमिकता देश के पैरा खिलाड़ियों को सम्मान दिलाना और उनके लिए बेहतर मंच प्रदान करना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि है। एक रिकॉग्निशन है नेशनल लेवल पे काम, तो देखो बहुत सारे कोचेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ की और भी बड़ी टीम है, लेकिन जिस तरीके से एक रिकॉग्निशन मिलता है, पहले हमारे पहले वालों को मिला, आगे भी मिले, तो एक अच्छा मोटिवेशन फैक्टर होता है, आगे और काम करने की हमारी एक ऊर्जा जागती है। और जब भी कोई नेशनल लेवल का अवार्ड मिलता है तो आप मतलब एक पॉलिसी मेकिंग में आ सकते हैं। जो पहले हम सरकार के साथ रिक्वेस्ट करते थे, अब हम उनको थोड़ा सा बता सकते हैं, हमारी बात को थोड़ा सा सुना जाएगा कि भाई एक नेशनल लेवल अवार्डी हैं, तो पॉलिसी मेकिंग कैसे आने वाले खिलाड़ियों के लिए हम बना सकें, कोचेस के लिए बना सकें, तो वो एक फीलिंग रहती है। देहरादून पुलिस ने गौकशी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोमवार सुबह पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें फायरिंग के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए, जिन्हें अरेस्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसके बाद पुलिस ने तीसरे आरोपी को टी स्टेट के जंगलों से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इन बदमाशों पर पशु क्रूरता समेत अलग अलग अपराधों के कई मुकदमे दर्ज है। देखिए 2 घटनाएं हमारे विभिन्न थाना क्षेत्र में 2 रात्रि में हुई थी, जिसमें थाना जो है वसंत विहार में भी एक गौकशी की घटना हुई थी, और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट डे जो है थाना पटेल नगर में भी गौवंशी वध किया गया था। कल रात्रि जो है देर रात्रि इस तरह की सूचना मिली कि ई रिक्शा है ऑटो टाइप का, और वो तेज़ी से गया है और संदिग्ध हो सकता है और रुकने पर नहीं रुका। इसको देखते हुए 3 थाना फोर्स की टीम ने जो है जो चेकिंग पे लगे थे उनके द्वारा जब रिक्शे को पकड़ के रोका गया तो उसमें नदीम नाम का जो है जो ड्राइवर था उसको तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन 2 लोग उसमें से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रुकने पर भाग गए थे। जो हरबंश वाला क्षेत्र है, जो हमारा टी स्टेट के बाहरी का इलाका है, और इसके बाद जब पुलिस टीम द्वारा उनको घेराबंदी करके जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा फायर करने पर पुलिस टीम द्वारा ही फायर किया गया, जिसमें 2 बदमाश इसमें जो थे इंजर्ड हुए। इसमें एक का नाम है वकील और एक का नाम है आरिश। वहीं देहरादून पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 9 वाहन बरामद हुए हैं। पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र में कई वाहन चोरी की 4 अलग अलग घटनाओं का खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी चोरी किए गए वाहनों को दूसरे राज्यों में सस्ते दामों पर बेच देता था या फिर उन्हें कबाड़ में बेच देता था।
ये शहर क्षेत्र में काफ़ी सारे वाहन चोरी की घटनाएं हुई थी। उसको देखते हुए हमारी टीम लगातार ये जो इस पर काम कर रही थी, इसमें भी सफलता मिली इसमें कोतवाली पुलिस को। और इसमें हमने जो 3 लोग को जो है बिजनौर के इनको अरेस्ट किया और इनसे जो है हमें 9 जो है टोटल गाड़ियाँ बरामद हुई, जिसमें 8 2 व्हीलर और 1 4 व्हीलर बरामद हुआ है। जो गाड़ियाँ बरामद हुई इसमें 4 जो है थाना कोतवाली शहर की चोरी होनी पाई गई। अन्य के बारे में जिनके इंजन नंबर 33 नंबर से तस्दीक किया जा रहा है कि कहाँ से चोरी हुई, उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। हल्द्वानी से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस कस्टडी से एक संदिग्ध के फरार होने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस और एसओजी की टीम संदिग्ध की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि फरार संदिग्ध को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से हिरासत में लिया था। आरोपी कुछ महीने पहले हल्द्वानी के एक बड़े व्यापारी के घर हुई चोरी के गिरोह से बताया जा रहा है। देखिए, गत महीने एक चोरी के मामले में शक के आधार पर हमने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इसी क्रम में इसे भी उठाया गया था और इससे पूछताछ की जा रही थी और कुछ शेष भी थी। इसी बीच ये वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर और पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये भाग गया। रात में इसकी तलाश भी की गई, कॉम्बिंग भी की गई, बैरियर्स पे चेकिंग भी की गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट में यूसीसी नियमावली पर लगी मुहर, समान नागरिक संहिता लागू करने की तारीख का इंतजार। उत्तराखंड जल्द बनेगा यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। सीएम धामी ने निकाय चुनाव के प्रचार में झोंकी ताकत। उत्तरकाशी और श्रीनगर में रोड शो और जनसभा कर जनता से मांगा समर्थन। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी जारी किया वचन पत्र। समाधान और विकास का रोड मैप तैयार कर मतदाताओं को साधने की कोशिश। वोटिंग से 3 दिन पहले विपक्ष ने चला दांव। और द्रोणाचार्य अवार्ड लेकर देहरादून पहुंचे पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा। पैरा खिलाड़ियों को सम्मान और मंच प्रदान करने का उद्देश्य। नेशनल गेम्स की मेजबानी को बताया प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि।